नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, हम अपनी खराब खान पान और हमारी दिनचर्या के कारण अक्सर रोगग्रस्त हो जाते हैं और फिर हमारी आगे का जीवन इन रोगों को दूर करने की चिंता में ही बीत जाता है। हम ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि ये रोग हमें किन कारणों से हो रहे हैं और कैसे हम केवल और केवल प्राकृतिक रूप से इन रोगों को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको बता सके कि कैसे आप नेचर से जुड़ के बिना दवाइयाँ खाए अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, रोग मुक्त हो सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस पर। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी आंतों में सूजन हो जाना, ये किस कारण से होती है और कैसे हम इसे प्राकृतिक रूप से ठीक कर सकते हैं, आज इस विषय पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर NK शर्मा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबको नमस्कार मेरा। सर, जैसा कि हमने आज का विषय लिया है अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो सबसे पहला प्रश्न सर यही रहेगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता लगे किसी व्यक्ति को कि उसकी आंतों में सूजन आ चुकी है? पहली बात तो जो आंतों से संबंधित जो भी समस्या होती है उसमें सबसे पहले तो या तो उसको डायरिया उसका बढ़ जाएगा, यानी कि उसको बार बार मोशन होने लगे, दिन में 2, 4, 5 बार होने लगेंगे। तो इसका मतलब है कि आंतें जो है वो इन्फ्लेम्ड कंडीशन में आ चुकी है और मोशन जो है उसको बार बार होता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर वो उसका कारण नहीं निकाल पाया और वो कंटिन्यूस ऐसे ही चलता रहता है दवाई खा खा के, तो फिर बाद में क्या होता है, वो ही इरिटेशन कुछ महीने या कुछ दिनों के बाद जाकर एकदम अल्सरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर उसको फिर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, क्योंकि आंतों के अंदर छोटे छोटे घाव बन जाते हैं जिसमें से ब्लीडिंग होती है। तो फिर अगला सिम्टम ये होता है कि जब भी वो मोशन करने जाता है तो थोड़ी उसको ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग अगर ज़्यादा लंबे समय तक चलती रही तो उसका हीमोग्लोबिन भी डाउन होने लगता है, खाने का अब्जॉर्प्शन कम होने लगता है, वज़न डाउन होने लगता है, और चूँकि बॉडी को खाना मिल नहीं रहा है पूरी तरह, तो फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है कमज़ोर होने लगती है। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं इसमें आने लगते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट होता है वो अगर हम समझ जाएंगे तो हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस समझ में आ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं एक अपना पेन लेकर मैं अगर इसको ऐसे से घिसता रहूँ तो इसको कहते हैं इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब है कि वो मैं इसको लगातार घिसे जा रहा हूँ और मुझे इरिटेट हो रही, जलन हो रही है। इरिटेशन मतलब है जलन, ठीक है। अब मैं इसको और कंटिन्यूस और घिसता जा रहा हूँ, मान लो और एक 15 आधा घंटे तक घिसता गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। जहाँ पर भी इरिटेशन होती है ना, जैसे आंतों में इरिटेशन हो रही है, पेट में इरिटेशन हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसके बाद सूजन आ जाएगी। सूजन का नाम है गैस्ट्राइटिस, पैंक्रेटाइटिस, यानी तो हेपेटाइटिस, यानी तो कोलाइटिस। आंतों का संबंध है तो हम कोलन को कहते हैं कोलाइटिस, ठीक है ना। और कोलाइटिस को फिर वही इन्फ्लेमेशन को फिर और घिसते जा रहे हो, तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ पर वो घाव बनने लग जाएगा, क्योंकि आप इरिटेबल कॉज को कंटिन्यू किए जा रहे हो ना, तो वहाँ पे फिर और ज़्यादा वहाँ पे अल्सर हो जाएगा, और जब अल्सर होने लग जाएगा तो फिर ब्लड निकलने लग जाएगा। तो इस तरह से, और अगर वो फिर भी उसका कॉज ठीक नहीं करता और अभी भी ऐसे ही चलता रहता है, तो फिर क्या होता है, देन इट टर्न्स इनटू इंड्यूरेशन कहते हैं। इंड्यूरेशन का मतलब होता है फिर वो इतना हार्ड हो जाता है बॉडी के लिए कि अल्टीमेटली आइदर इट हैज़ टू टर्न इनटू ए कैंसरस, फिर बाद में वो कोलन कैंसर की तरफ चला जाता है लास्ट में जाकर। तो इस तरह से स्मॉल छोटे से इरिटेशन से ये बीमारी शुरू होती है और उसका अंत जाकर फिर कैंसर के रूप में कन्वर्ट होता है, इस तरह से। तो ये बहुत ही थोड़ी प्रॉब्लमसम बीमारी है और बहुत समय चाहिए इसको वापस रिकवरी करने में, क्योंकि इस बीमारी के डेवलपमेंट होने में भी कई साल लगते हैं। ये भी एक बड़ी बात है, इसीलिए इसको ठीक होने भी कई महीने लग जाते हैं, इस तरह से। तो ऐसे करके इस बीमारी के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लेना चाहिए वास्तव में। सर, इतनी खतरनाक बीमारी है तो सबसे पहला जो हमारा प्रयास रहेगा वो यही रहेगा ये हो ही ना। तो सबसे पहले सर कारण जानना चाहेंगे कि किन कारणों से होती है ये।
सबसे पहले तो सिंपल सी बात क्या मालूम है, हमारी आंतें और ख़ास करके जो लोअर कॉलोन है हमारी, आप जानते हैं लोअर कॉलोन क्या है? कचरे का डब्बा, जहाँ पे वेस्टेज आकर इकट्ठी होती है और बॉडी को उसको फेंकना पड़ता है। तो आप ज़रा सोचो कि हमारा कचरे का डब्बा ही ऐसा बनाया गया है कि कितनी भी वेस्टेज आ जाए या कचरा कितना भी आ जाए तो भी वहाँ पर वो उसको टॉलरेट कर सकती है। मतलब इंटेस्टाइन उस पर्पस के लिए बनी हुई है। तो आप ज़रा सोचो कि कचरे का डब्बा कचरे से ख़राब हो जाए, तो आप ज़रा सोचो कि जिसके लिए वो डिज़ाइंड ही नहीं है बेचारा, तो आप कितना भयंकर सड़न आप अपने पेट में क्रिएट कर रहे हो कि हमारा कचरे का डब्बा ख़राब हो जाता है। वरना वो तो बना ही उसी के लिए कि भाई कचरा नीचे आएगा तो उसको फेंकना है जी। तो इस तरह से, तो अब इसमें कचरा बनता कैसे, यानी कि ऐसा टॉक्सिक इरिटेशन क्या ऐसा कारण बनता है, उसमें सबसे पहला अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो सबसे पहले तो आप अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट खाते हो, जितने भी लोग हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं ना, जैसे कई लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं, कई लोग अंडे बहुत खाते हैं, कई लोग जो हैं दूध बहुत पीते हैं, पनीर बहुत खाते हैं, चीज़ बहुत खाते हैं, इस तरह के। तो जो लोग हाई प्रोटीन खाते हैं ना, इवन जो जिम में जाने वाले जो हाई प्रोटीन ड्रिंकर्स हैं, तो अगर वो भी ले रहे हैं तो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा दुर्गुण है कि इट प्यूट्रीफाई इन द इंटेस्टाइन, यानी कि वो आंतों में बहुत जल्दी सड़ता है और सड़कर जो है ना बहुत ज़्यादा भयंकर सड़न पैदा करता है, जिससे बहुत ख़तरनाक इरिटेशन होती है। तो इसीलिए उससे बहुत तरह की गैसेस और टॉक्सिक चीज़ें बनती है। तो इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं या बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर खाते हैं, उनको ये बीमारी कभी भी डेवलप हो सकती है, उनके चांसेस पूरे के पूरे में रहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कारण होता है कि अधिकतर लोगों को क्या होता है, भूख है नहीं है, सुबह ब्रेकफास्ट कर लेंगे, लंच कर लेंगे, डिनर कर लेंगे, बीच में भी खा लेंगे, मतलब भूख है कि नहीं है, वो खाने के आदी होते हैं। तो भूख नहीं का मतलब था शरीर कह रहा है मैं पचाने को तैयार नहीं हूँ भैया, मैं अभी कहीं बिजी हूँ। आप कहते हैं नहीं जी मेरे को तो नाश्ता करना है, मेरे तो ऑफिस जाना है जी, मैं तो खाऊंगा जी, नहीं लंच ब्रेक हो गया जी, मैं तो खाऊंगा जी। तो शरीर आपकी मजबूरियाँ नहीं जानता, तो फिर क्या होता है, बगैर भूखे खाने से, पेट में जूसेस नहीं होने से वो खाना जाकर पेट में सड़ता ही है, और ऊपर से ही सड़कर, यानी कि छोटी आंतों से सड़कर कहीं नीचे आ रहा होता है आंतों में, बड़ी आंतों में। तो बड़ी आंतों में अब कई दिनों से आ रहा होता है ना, क्योंकि हमारी आदत कोई 2-4 दिन की तो होती नहीं है। हम तो बोलते हैं ना साहब बचपन से मेरी माँ ने साहब ब्रेकफास्ट खिला दिया, बचपन से तो हम तो लंच तो टाइम से कर ही लेते हैं जी। तो कितने सालों से कर रहे होते हो आप। तो इसीलिए वो जो सड़न है ना, वो कंटिन्यूस इरिटेट करके अंत में इस चीज़ को पैदा कर सकती है। और तीसरा कारण होता है रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। कई बार क्या होता है, हम अच्छा खाना खा रहे होते हैं। अब जैसे हम लोग नॉर्मली रोटी दाल खाते हैं, अगर आप रोटी दाल के साथ में दूध दही पनीर खा रहे हैं तो वो पेट में सड़ता है। तो वो कॉम्बिनेशन गलत है, जिसको कहते हैं बेमेल आहार, तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। और अब कई लोग खाने के साथ में बहुत ज़्यादा सॉस, केचप्स, इमली, अमचूर, टमाटर, खटाई, नींबू बहुत ज़्यादा डालते हैं, मतलब खट्टी चीज़ें खाने के साथ खा लेते हैं, तो उससे भी पेट में सड़ता है। तो एक तो वो भी एक कारण होता है। कई लोग क्या करते हैं, रोटी दाल खाते हैं लेकिन साथ में नॉनवेज भी खाते हैं, तो नॉनवेज और अन्न दाल हमेशा पेट में सड़ते हैं, ये लोग नहीं जानते। तो इसके कारण भी उनको दिक्कत होती है। अब जैसे कई लोग, जैसे मैंने दूध के बारे में बताया, कॉर्नफ्लेक्स खा रहे होते हैं दूध के साथ, है ना, कई लोग ब्रेड और चीज़ खा रहे होते हैं। तो ये जितने भी दूध की जो आइटम होती है, कई लोग जैसे पंजाब में लोग खाना खा लेंगे, 2 पराठा खा लेंगे, फिर एक लस्सी पी लेंगे, तो समझो खाना सड़ा दिया उन्होंने। तो ये जो आदत होती है ना, इससे क्या होता है, ना तो स्टार्च का पाचन अच्छे ढंग से होता है और ना प्रोटीन का पाचन अच्छे ढंग से होता है। क्यों? और दोनों डिफरेंट डाइजेशन के फूड है एक्चुअल में, इस तरह से। तो नॉनवेज अलग डाइजेशन का फूड है, रोटी दाल अलग डाइजेशन का, तो ये दोनों पेट में सड़ते हैं। तो इसका एक कारण ये भी होता है। और फिर कई लोग क्या करते हैं, खाने के साथ रोटी दाल तो खा ली, अब उसके साथ में फ्रूट खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं। जैसे अमेरिकन ब्रेकफास्ट रहता है, लोग कहते हैं ना 2-3 टोस्ट वोस्ट खा लिए 2-4, और साथ में कॉर्नफ्लेक्स भी खा लिया, उसके बाद में एक ऑरेंज जूस पी रहे हैं, अमेरिकन ब्रेकफास्ट बोलते हैं उसको। तो ये बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि कोई भी जूस और फ्रूट्स और शुगर्स अगर खाने के साथ जा रही है तो पेट में 100% चढ़ती है, और इनडाइजेशन का सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो हो गया खान पान का तीसरा कारण।
और कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा हैवी मसाले की भी आदत होती है ना कई लोगों की। तो आप जानते हैं कि जिसका मुंह जलता है फिर उसका पेट जलेगा तो फिर आँख जलेगी। आपने कभी नोट किया होगा ना कि मिर्ची वाली हम चीज़ें खा लेते हैं तो हमारे मोशन में भी मिर्ची हमें महसूस भी होती है हमारे मोशन में। तो इस तरह से तो वो एक स्पाइसी फूड खाने की आदत होती है, तो उसके कारण भी हमारे आंतों में सड़ता है। एक कारण जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या मालूम है, जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा तला हुआ खाता है ना तो उससे क्या होता है कि स्टार्च या प्रोटीन के चारों तरफ है ना फैट लिपट जाती है। लिपटने से क्या होता है, जब वो आंतों में पेट में जाती है ना तो उसका हमारे डाइजेशन स्टोमक में डाइजेशन नहीं होता, वो फिर छोटी आंतों में जाती है। अब वो जब तक लीवर से पास नहीं होगी ना, और जब तक उसका फैट लीवर जो है उसको बोलते हैं ना उसको वर्कअप नहीं करेगा, तब तक वो जो है ना ऐसे ही निकल के नीचे जा रहा होता है। उसका पेट में पाचन हो जाना चाहिए था थोड़ा सा, वो नहीं होता। तो फिर क्या होता है, अधपचा स्टार्च या प्रोटीन जो हमारे आंतों में जा रहा होता है ना, वो फर्मेंट होकर हमारे इंटेस्टाइन को इरिटेशन पैदा कर रहा होता है। मतलब ये सब इतने सारे बहुत सारे कॉजेस हैं, मतलब जो लोग नहीं जानते और इसके कारण इस बीमारी में घुस जाते हैं। और अब इसका सबसे लास्ट कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, माइंड। देखिए, माइंड्स और गट्स इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। जो लोग इरिटेबल नेचर के होते हैं ना, सारे दिन चिड़चिड़ कुड़कुड़ परेशान रहते हैं, हमेशा दिमाग से हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनका डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा होता है और आदत के मारे खूब खा रहे होते हैं क्योंकि उनको स्ट्रेस में खाने से उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इस तरह के भी जो लोग होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो जो लोग बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल होते हैं तो सारे दिन दुनिया को मापते रहते हैं, परफेक्शन से, डिसिप्लिन से, अपने अच्छे सद्गुणों से दुनिया को मापते रहते हैं, तो उनका माइंड है ना हमेशा इरिटेबल कंडीशन में रहता है। तो जितना माइंड इरिटेबल होगा ना उतना आपकी आंतें इरिटेबल होगी, सीधा हिसाब है। तो इसलिए स्ट्रेस के साथ, एंग्जाइटी के साथ भी इसका रिलेशन है और इसका हमारे मेंटल प्रॉब्लम के साथ भी इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो इसीलिए माइंड को जितना हम रिलैक्स करते चले जाते हैं और जितना हम हैप्पीनेस मूवमेंट या पॉजिटिव होते चले जाते हैं, तो उतना पेट हमारा जल्दी ठीक होने लग जाता है। तो अब ये जो सड़न हमारे जो पेट में चल रही होती है ना, उसका स्टार्ट कहाँ से होता है, IBS से। यानी कि पहले इरिटेशन होती है तो हम कहते हैं इंटेस्टाइनल बॉवेल सिंड्रोम, यानी कि पहले जो थोड़ा सा आंव निकलती है, क्योंकि आंव निकलने का मतलब है इरिटेशन इतना है कि बॉडी को म्यूकस सीक्रेशन करके उस इरिटेशन से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो इस तरह के आंव वाली जो है मोशन निकल रही है। इसका मतलब ये होता है। और उसके बाद में भी आप नहीं समझे, आप तो दवा खाते चले गए, कई लोग तो स्टेरॉइड तक खा के अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप कॉज भी नहीं मालूम, आपने कॉज निकाला भी नहीं। और जैसे मैंने अभी बताया ना, भूख से खाना, कॉम्बिनेशन सही करना, प्रोटीन कम खाना और तला हुआ नहीं खाना, तो ये सब चीज़ें जो लोग नहीं जानते, तो फिर क्या होता है, और माइंड को भी ठीक नहीं करते, वही आदतें मेंटेन करते हैं, तो फिर वो डिजीज़ जो है ना दवा खाने से थोड़ी देर के लिए कंट्रोल तो लगती है, लेकिन बाद में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाती है और धीरे धीरे फिर वही इरिटेशन का कॉज मेंटेन हो जाता है। तो उसके बाद में वही सीधा इन्फ्लेमेशन पैदा करके कोलाइटिस जैसी बीमारी हमें देता है, जिसमें बार बार आपको मोशन जाने की हाजत होती है। मोशन आता नहीं है पर आपको ऐसा लगता है कि आएगा, क्योंकि सूजन है ना, तो वहाँ पे भारीपन रहती है और वही इरिटेशन फिर धीरे धीरे अगर कंटिन्यू रहा तो अल्सरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, देन इट विल बिकम अल्सरेटिव कोलाइटिस लाइक दिस। इतने सारे कारण हैं कि दर्शक अगर कारण पे ही काम कर लेंगे तो बीमारी आएगी ही नहीं। लेकिन सर, अब बात करते हैं उनकी जिनको हो चुका है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का शिकार वो हो चुके हैं, तो अब वो कैसे ठीक करें इसे, अब उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि ये बात तो पक्की है कि उनकी भूख जो है बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन कम हो गया, तो अब लीवर भी जाम है और लीवर भी इतना एक्टिव नहीं रहता। तो इन लोगों को अब क्या करना चाहिए कि नीचे आंतों में अब चूँकि एक प्रकार से सूजन वाली लेयर आ चुकी है और अल्सर आ चुका है, तो अब जरा सा भी यूँ समझो कि जो तुम्हारे अगर हाथ में घाव हो जाए तो तुम एक कपड़ा भी ऊपर नहीं आने देते ना, तुम कहते यार ये कपड़ा हटाओ मुझे चुभ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप ज़रा सोचो इतना वहाँ पर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम ऐसा कोई भी आहार नहीं खा सकते कि जो जाकर उसके पेट में इरिटेशन पैदा करें और
और स्टिमुलेट करें डायरिया के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस व्यक्ति को जितने भी सॉलिड फूड है, देखिए सॉलिड फूड प्रोटीन और स्टार्च होते हैं, ठीक है, यानी कि गेहूं दाल रोटी चावल दाल जो खाते हैं लोग वो होते हैं, और नॉनवेज खाते हैं, दूध दही पनीर खाते हैं, तो इनको तो टोटली इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा। इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्यों, ये पेट में जाएंगे तो नीचे तो इनका वेस्टेज तो बन के आएगा ही ना, तो आएगा तो फिर आंतों को निकालने आते कहते मैं तो मुसीबत में फंसी हूँ, मेरा तो हाथ सूजा हुआ है जी, मैं तो अभी मेरे तो हाथ घाव में, तो मेरे को काम मत दो जी, बॉडी तो यूँ बोल रही है, लेकिन हम खाए जा रहे हैं मान लो तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए इसको इमीडिएटली सॉलिड जो भी खा रहे हो वो सब बंद करो, सबसे पहला काम, ठीक है। फिर जो चीज़ जिन चीज़ों में ज़्यादा फाइबर होता है ना, वो सारे फाइबरस फूड बंद करने पड़ेंगे। जैसे सलाद, इसमें बिल्कुल नहीं खा सकते, इसमें स्प्राउट्स जो होते हैं वो नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होगा, इस तरह से। तो अब इसमें जो भी हैवी और ज़्यादा बीज वाले फल भी होते हैं ना, जैसे अमरूद है ना, अंगूर का छिलका थोड़ा हार्ड होता है, वो भी हाथों में से निकलता है ऐसे, और मोशन लाने वाले जो फल होते हैं, जैसे पपीता हम लोग पेट साफ करने के लिए खाते हैं, तो पपीता इसमें बंद करना पड़ेगा, इस तरह से। तो ऐसे ऐसे फल जो थोड़े आंतों को जल्दी साफ़ करते हैं, जिसमें बीज ज़्यादा होते हैं या जिसमें छिलका ज़्यादा होता है, वो सब इसमें बंद करना पड़ता है, क्योंकि अभी बहुत नाजुक अवस्था में है वो, ठीक है। अब इसमें खाना क्या है उनको, जितने प्रकार के सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं, अब जैसे एप्पल सॉफ्ट है, शरीफा यानी कि शरीफा सीताफल भी बोलते हैं कई लोग, शरीफा बोलते हैं, तो वो भी सॉफ्ट है, क्योंकि उसके बीज तो निकल जाता है, बाद में सॉफ्ट होता है। तो ऐसे सॉफ्ट फल जो होते हैं, जैसे तरबूजा है, जैसे खरबूजा है, तो ये सब जो है सॉफ्ट फल है, फाइबर है इसमें, पर सॉफ्ट फाइबर है, इतना क्रूड फाइबर नहीं है ना। स्प्राउट सलाद में थोड़ा क्रूड है इसमें, तो वो इसमें नहीं होने से, तो इस तरह की चीज़ें हम उनको दे सकते हैं। और जो भी अगर संतरा मौसम्बी भी खाते हैं, तो उसके अंदर का ऊपर का बड़ा छिलका निकाल के अंदर वाली कलियाँ जो होती है वो खा सकता है, यूँ समझ लो, ठीक है ना। अनार को जो है वो चूस सकता है, उसका बीज चूँकि अंदर जाना नहीं है, तो अनार को चूस के फेंक सकता है वो, और उसके बीज को भी। और उसके अलावा तो फल जितने मीठे हैं, जैसे केला है, पका हुआ केला होता है, छितरीदार केला, वो इसके लिए पेट के लिए बहुत अच्छा है, यूँ समझ लें। और वैसे तो इसमें अगर ज़्यादा ख़राब हालत नहीं है तो आम भी खाए जा सकते हैं, पर अगर हालत अभी थोड़ी डायरिया वाली ज़्यादा है, तो फिर आम भी थोड़े 2-4 दिन 8 दिन रोज़ को रोक के रखना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है कि बॉडी कैसे टॉलरेट करती है उसको, ठीक है। तो इस तरह के जो सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं ना, चीकू है, ये सब जो मीठे मीठे फल होते हैं सारे, ये सब चीज़ें उनको देना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में इनको ना जूसेस ज़्यादा लेने चाहिए जिसमें फाइबर नहीं हो। अभी जैसे एग्जांपल तरबूज का जूस पी लिया, मौसम्बी का जूस पी लिया, पर क्वांटिटी भी कम लेना चाहिए। क्यों मालूम है, अगर वो 200-250 ग्राम से ऊपर लेगा ना जूस, तो खर्र करके नीचे खिसक जाएगा और सीधा हाथों में चला जाएगा। तो इसीलिए इनको जूस भी है ना लंबे बड़े गिलास नहीं पीना चाहिए। जैसे गन्ने का रस पी लिया, तो जो जूसेस पीना पसंद करते हैं ना, वो जूसेस सब ले सकते हैं। गाजर का रस इसमें बहुत अच्छा काम करता है, घिया का रस है, पेठे का रस है, ये जितने भी जो वेजिटेबल जूसेस हैं और फ्रूट जूसेस है, टमाटर का जूस भी है, ये सब बहुत अच्छे हैं। तो जूसेस जो है वो सब ले सकता है। अच्छा, अब चूंकि इसमें प्रोटीन खा नहीं सकता, तो इसको क्या करना चाहिए कि प्रोटीनस जो नट्स और जो नट्स होते हैं, जैसे कोकोनट है, बादाम है, तो इनको ना बादाम का दूध बनाकर, एक 15 बादाम भिगो के उसको मिक्सी में डाल के उसको 200 ग्राम पानी डाल दो, तो वो उसका वाइट दूध अपने आप बन जाता है। उसमें हल्का सा हनी डाला और उसको पी लिया। देखिए, एक बात इसमें ध्यान रखना इन लोगों को, शहद ज़्यादा खाना भी डायरिया का बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि वो गर्म होती है हमारे बॉडी में। इसलिए हनी या कोई ब्राउन शुगर डालते हैं ना, इसमें मान लो या बूरा शक्कर डालते हैं, वो थोड़ी कम मात्रा में डालें, या मिश्री डालते हैं, जो भी है। तो ऐसे करके उनको बादाम का दूध पीना चाहिए, उनको कोकोनट मिल्क पीना चाहिए, या नहीं तो इसका मिल्क शेक बनाकर, इसमें बनाना डाल के इसका मिल्क शेक बनाकर भी पी सकते हैं ये, ठीक है। तो ये तो हो गया कि ये तो फ्रूट और वेजिटेबल किंगडम की बात की मैंने, ठीक है। अब रहा, अगर हमें ग्रेन्स खाना है, मान लो अब चूंकि आदमी तो ग्रेन खाए बिना रहेगा नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि जो सॉफ्ट सब्जियां होती है, जैसे घिया, टिंडा, तुरई, जैसे हम बोलते हैं जो सॉफ्ट सब्जियां होती है, जो जल्दी गल भी जाती है, देखो जिसको पकाने में देर नहीं लगती, तो वो इसमें इनको उस तरह की सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान में रखना है, प्रोटीन खाने में छोले, राजमा, उड़द, बेसन, ये जितनी दालें हैं, सोयाबीन, ये कभी भी इस बीमारी में नहीं खाना।
मैंने कहा ना प्रोटीन इसमें बैंड है, यूँ समझो एक प्रकार से प्रोटीन ही इसमें दुश्मन है इस बीमारी में। तो इसीलिए, और प्रोटीन खाना है तो बादाम के दूध में या कोकोनट मिल्क में, यूँ समझ लो ऐसे लेनी है, ठीक है। और उसका शेक भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ में पका हुआ खाना खाना है तो बॉइल्ड सब्जियाँ, स्टीम सब्जियाँ सॉफ्ट करके कुछ भी ले सकते हैं आराम से। और उसके अलावा अगर उसके बावजूद भी उनको भूख ज़्यादा लगती है और सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो उबले हुए आलू, वो आप जानते हैं ना, उबले हुए आलू में फाइबर तो है पर सॉफ्ट है ना, वो ग्रेन की तरह वो उतना नहीं है, वो बड़े सॉफ्ट होते हैं। शकरकंद है ना, सिंघाड़े का आटा होता है, सिंघाड़े के आटे की रोटी होती है। तो इसी तरह तो या और तो जितने भी जो सॉफ्ट तरह के जो अनाज होते हैं ना वो इसमें ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर ग्रेन्स में आगे बढ़ें तो फिर चावल तक जा सकते हैं बस, यानी कि चावल के पोहे, क्योंकि चावल थोड़ा गेहूं दालों के मुकाबले सॉफ्ट होता है। ये सब जानते ही हैं कि खिचड़ी खाते हैं ना पेट के लिए, हम लोग जो हैं जब डायरिया होता है तो खिचड़ी खाते हैं सब लोग। तो आप जो है चावल तक जा सकते हैं। और चावल में भी क्या करें कि वेजिटेबल बहुत सारी डाल दें, जिससे वेजिटेबल खिचड़ी बन जाए। और वो वेजिटेबल खिचड़ी जो है वो ले सकते हैं। और पोहा ले सकते हैं, सिंपल इडली ले सकते हैं, बिल्कुल प्लेन डोसा जो होता है सिंपल सा, हम वो ले सकते हैं। तो इस तरह से राइस रिलेटेड जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं वो थोड़ी मात्रा में हम लोग ले सकते हैं, बस यहाँ तक कि बस। और अगर दाल में अगर जाना पड़ जाए कि दाल कुछ खानी है तो फिर मूंग की दाल थोड़ी बहुत जो है बगैर छिलके, मतलब छिलके वाली दाल नहीं चलती इसमें, नॉर्मल जो पीली दाल होती है मूंग की दाल वही इसमें लेनी पड़ती है कुछ दिनों तक। तो ऐसे करके यहाँ तक वो सीमित रह सकते हैं। हाँ, अब इसमें अगर उनको थोड़ा तेल डालना है, तिल का तेल या घी डालना है, 1-2 चम्मच, 1-2 मक्खन डालना है, दैट कैन बी टेकन, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह से हाँ, सब्जियाँ जो खाते हैं ना वो फ्राई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब्जियाँ अगर फ्राई हो गई तो फिर वो भी इरिटेबल बन जाती है फिर वापस दोबारा। तो ये ज़रूरी है कि एक चम्मच घी तेल में छौंकी जाए, जिससे उसका हल्का फुल्का स्वाद रहे। और तो डेफिनेटली वो तो सब जानते हैं कि मिर्च मसाले तो बंद करना ही है। अब सिर्फ इसमें क्या डाल सकते हैं, सेंधा नमक, हल्दी और धनिया। और मिर्ची तो टोटली बंद है इसके अंदर, वो तो हम खा ही नहीं सकते बिल्कुल। तो इस तरह से तो ऐसे करके वो अपना खाने का सिस्टम बनाएं और भूख से खाएं, सिंपल कॉम्बिनेशन खाएं, ज़्यादा वैरायटी ना खाएं। और कोशिश करें कि मेंटली रिलैक्स होने के जो साधन है, जिससे आप चिंतित होते हो, उस स्वभाव को परिवर्तन करना ही पड़ेगा, पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। कारण क्या है, नहीं तो माइंड इरिटेबल रहेगा, पेट के इरिटेशन से आप बच नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए कई लोग है ना सत्संग जाते हैं, अच्छे अच्छे लेक्चर सुनते हैं ना, तो उनका माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है ना, मेडिटेशन करने से रिलैक्स होता है, तो फिर उसमें फ़र्क जल्दी पड़ने लगता है, यूँ समझ लें ऐसे। तो खान पान से ठीक करना, मन से ठीक करना। और बाकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो थोड़ी हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रा इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, वो है बेल शरबत। जो बेल आती है ना, बेल, वो बहुत ही कमाल की चीज़ है, बता रहा हूँ। इसमें दिन में रोज़ 2 बार बेल शरबत पीने से पेट जल्दी बनता है उससे। सर, मेडिटेशन तो आपने बताया है कि माइंड को चेंज करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए हमें, साथ ही सर योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज कैसे हेल्प कर सकती हैं? देखिए, जब इसमें क्या होता है कि जब इसमें ब्लीडिंग हो रही होती है और डायरिया ज़्यादा होता है ना, तो हम फिज़िकल एक्टिविटी जब इसमें बढ़ा देते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि इंटेस्टाइन भी एक्टिवेट होती है। तो इसलिए अब इसमें उस समय हमें रेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि अगर मेरा हाथ सूजा हुआ है तो मैं उस समय एक्सरसाइज की बात नहीं करूँगा ना। तो इसमें मेडिटेशन ज़्यादा काम करेगा। और कई तरह के कुछ सिंपल योगा पोस्चर्स वो इसमें थोड़े काम करेंगे, जिसमें ज़्यादा बॉडी पे स्ट्रेन ना पड़े और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी ये नहीं कर सकते। हाँ, लाइट वॉकिंग अगर करने से उनको आराम मिलता है तो थोड़ी लाइट वॉकिंग कर सकते हैं, उतना ही। बहुत ज़्यादा ये एक्सरसाइज लोग अभी 15 दिन, महीना, जब तक वो डायरिया कम ना हो जाए तब तक उनको एक्सरसाइज से बच के रहना पड़ता है, ठीक है ना। और बाकी मेडिटेशन तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि 50% काम तो मेरे ख्याल से मेडिटेशन ही कर देगा। कारण क्या है कि मेडिटेशन से ना पूरा नर्वस सिस्टम, माइंड रिलैक्स होता है ना, तो गट्स यानी कि हमारी आंतें भी रिलैक्स होती है और वो जो सूजन आई होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने लगता है इस तरह से। सर, कोई और नेचुरल ट्रीटमेंट भी है जिससे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक कर सकें? नहीं, देखिए, नेचुरल ट्रीटमेंट एज सच सिर्फ खान पान ठीक करना और बॉडी में जो इरिटेशन का कॉज था वो बंद करते ही बॉडी अपने आप में ठीक होने के लिए भाग पड़ती है और वो जल्दी ठीक होना चाहती है। आप उसको ठीक नहीं होने देते हो, मैं यूँ कहता हूँ।
वरना बॉडी तो जल्दी ठीक करना चाहती है कि वो अल्सर रखना नहीं चाहती, वो सूजन रखना नहीं चाहती, पर हम उसको मेंटेन करते हैं इसलिए वो लंबी चलती है। तो अगर आपने कॉज ठीक कर दिया, देखिए इसमें कई बार है ना उपवास करना, जूस फास्टिंग करना, ये सब नेचुरल जो ट्रीटमेंट होता है ना, फास्टिंग करना, इससे बॉडी में एक कोई चीज़ जा नहीं रही है, तो फिर बॉडी में वो इन्फ्लेमेशन को मौका मिलता है जल्दी ठीक होने का। तो इस तरह से ऐसी कुछ नेचुरल चीज़ों से बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आता है। और जनरली कई बार इनकी कंडीशन ऐसी भी हो जाती है कि मैं उनको ऐसी राय देता हूँ कि घर में करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर वाले जो है ना बहुत परेशान करते हैं खाने के लिए। तो बेटर है कि कोई एक नेचुरोपैथिक का कोई हॉस्पिटल जाके या वेलनेस सेंटर जाके है ना, वहाँ पे डॉक्टर की देख रेख में करे, क्योंकि ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है थोड़ी सी। इसमें थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ता है, और 3 महीने तो स्ट्रिक्टली कोई ना कोई प्रोग्राम पे इनको रहना ही पड़ता है, तब जाके आंतों में धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आता है। क्योंकि मैं तो हज़ारों केसेस पे काम कर चुका हूँ और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स मैंने देखे हैं इसके अंदर। और मेरे तो ऑलमोस्ट जो भी लोगों को मैंने ये बताया वो सब ठीक हुए हैं, मतलब कोई ऐसा बचा नहीं मेरे पास जो ठीक ना हुआ हो। हाँ, जो नहीं करता वो चलता रहता है, यूँ समझ लें। सर, इतनी सारी आपने जानकारी दी है इस डिसीज़ पर कि हमें क्या क्या खान पान लेना चाहिए, स्पेशली डाइट आपने बहुत अच्छे से बताई है। तो जब हम ये डाइट फॉलो करेंगे तो जिन लोगों को ये समस्या है वो जल्द ही ठीक होगी, और अगर वो कारण पे काम कर लेंगे तो समस्या होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत सबको नमस्कार मेरा। जी, तो दर्शकों, आज हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की है अल्सरेटिव कोलाइटिस पर। जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको पता चला ही होगा कि हमारा खान पान ही हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ता है, और हमारा खान पान ही हमारे स्वास्थ्य को बेहतर भी कर सकता है। तो ज़रूरी है अपने खान पान पे ध्यान देना और अपनी दिनचर्या को बदलना। तो इन चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो करें, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर से जाते जाते याद दिलाना चाहूँगी कि यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।